केमिकल काइनेटिक्स का आज मेरा हम लोग का लास्ट लेक्चर रहेगा। जैसे टोटल चैप्टर अपना कंप्लीट, नेक्स्ट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करेंगे। ठीक है बेटे, ये भी आज का लेक्चर थ्योरी टाइप से ही है। टोटली न्यूमेरिकल पार्ट सारा ओवर कर लिए हैं। जितना हो गया वो सारा का सारा आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। दैट इज एनफ और बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए उतना प्रॉब्लम काफ़ी है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक में भी हम लोग देखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग रेट लॉ कैसे लिखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, कौन सा आरडीएस स्टेप होगा, राइट, उसमें इंटरमीडिएट का क्या रोल रहता है, वो सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग देखे थे। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो रिएक्शन बेसिकली की टू टाइप्स के हो गए। फर्स्ट वन एलिमेंट्री रिएक्शन, और सेकेंड जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपका मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगा, और एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल A+B गिव्स T प्रोडक्ट। तो टोटल हम लोग इसमें सीखे थे मॉलिक्यूलरिटी निकालना, राइट, और मल्टी ऑर्डर निकालना। तो मोस्टली रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे, 90% रिएक्शन एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है। कुछ एक्सेप्शन में जो थे वहाँ उसको भी डिस्कस लास्ट में किए थे। वहाँ पर क्या था, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रहने के कारण कॉन्सेंट्रेशन उसका चेंज नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट था एलिमेंट्री रिएक्शन का। अब यहाँ पे जैसे A+B गिव्स T प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी कैसे हम लोग डिफाइन किए थे कि जो रिएक्टेंट कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइंड कर रहे हैं उसको ऐड कर देते, तो वो क्या देता था मेरा मॉलिक्यूलरिटी। जैसे यहाँ पर A 1 मोल है, B 1 मोल है, 1 + 1 2, मॉलिक्यूलरिटी इसका क्या हो गया 2, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 2। ठीक है, रेट लॉ हमेशा शुरू से ही फर्स्ट लेक्चर से हम लोग जो रेट लॉ डिफाइन किए हैं बाय एक्सपेरिमेंट जो आता है उसी से हम लोग रेट लॉ को डिफाइन करते हैं। तो बाय एक्सपेरिमेंट एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट रिएक्शन क्या आ गया KAB। अब क्या देखा गया यहाँ पर कि यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, इसका जैसे मान लीजिए x प्लस और b का पावर y, x + y हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट से जो रेट आया, रेट लॉ K = A का पावर 1 B का पावर 1। तो यहाँ पर पावर जो 1 है वो किसके बराबर है, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं इसका जो स्टोइकियोमेट्री यानी, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ये वैल्यू यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 सेम है। जनरली होता नहीं है, जनरली हम लोग जो रेट लॉ डिफाइन किए वहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। B का क्या है 1 मोल है, यहाँ B का पावर 1 मोल है। तो जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होते हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि रेट लॉ में A का जो पावर है या B का जो पावर है वो ऑलमोस्ट A और B के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, दोनों का सम ऑर्डर यहाँ 2, राइट। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। उसी तरह से इसको मिटा दो ना बेटे। और क्या डिस्कस किए थे, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर क्या आता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा।
एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, राइट। देयर इज नो इंटरमीडिएट, देयर इज नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होंगे, राइट। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है दैट गिव्स द प्रोडक्ट। यहाँ पर और क्या हम लोग देखे थे कि एनर्जी वर्सेस एक ग्राफ ड्रॉ किए थे, एनर्जी वर्सेस कोऑर्डिनेट रिएक्शन, कोऑर्डिनेट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज योर रिएक्टेंट एनर्जी, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल, रिएक्टेंट का, और ये मान लेते हैं ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। यहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। वो सम ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, राइट, इस अमाउंट को EA, सम ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो रिएक्शन को कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी अपने रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, एनर्जी फॉल करने लगता है। दिस स्टेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ध्यान देने की बात क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट हम लोग बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या, कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स द प्रोडक्ट, ये AB बना, AB बना, ठीक है, दो हैं तो ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान देने की बात क्या है कि ए बॉन्ड यहाँ पे क्या है, ए सारे ये एलिमेंट्री रिएक्शन की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। एलिमेंट्री थोड़ा सा वो कर लें, तब उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे आ जाएंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बच्चे छोटे हैं क्योंकि सोचते अब क्या पढ़ना है, बहुत पढ़ लिए, लास्ट में जाके जैसे होता है सुस्त पड़ जाते हैं, अब यार बहुत हो गया। लेकिन लास्ट वाला कभी जो समझदार खिलाड़ी रहता है वो उसको कंप्लीट करके, क्योंकि थ्योरी टाइप के रहते हैं, इसमें दिमाग लगाने नहीं है। हाँ, आ जाओ कंप्लीट पॉइंट। दोनों में हम क्या देख रहे हैं, A2 और B2। A2 का मतलब AA बॉन्ड है और B2 का मतलब BB बॉन्ड है। तो जो एनर्जी हम एक्टिवेशन एनर्जी जो दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, A बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और BB बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक कैसे हो रहा है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको कि एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं, जिसको कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, AB सॉरी, AA टूट के BB टूट के दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या हो गया, फिर वो दोनों AB कंबाइंड हो रहा है, AB कंबाइंड हो रहा है, प्रोडक्ट मेरा AB बना है। ये जो बॉन्ड टूट रहा है और जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड का ब्रेकिंग, A बॉन्ड टूटना, BB बॉन्ड टूटना, जो फिर ज्वाइंट होना, ये सारे कहाँ पे आते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते थे, ट्रांजिशन स्टेट। उस वही बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसको और अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग। तो यानी जो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, A बॉन्ड BB बॉन्ड, जो बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक के होके जस्ट AB बॉन्ड का जो फॉर्म, ये सारे यानी इसीलिए इस स्टेट पर जो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है वो क्या किया, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक किया और उसके बाद AB बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस जो ब्रेकिंग हुआ ये सारे कहाँ पर हो रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज बीच में ट्रांजिशन स्टेट इसको हम लोग बोलते हैं, राइट। और क्या क्या इसमें हम लोग डिस्कस किए थे बेटे, हाँ, इसमें ध्यान देने की बात क्या थी, और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा,
मोलकुलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का मोलकुलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें जैसे A गिव्स B, तो यहाँ पर मोलकुलरिटी M हम लोग 1 डिफाइन कर दिए थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट के A का पावर। सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दिखाई देगा वही पावर में चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यदि एक्चुअल होने पर इतना A गिव्स द प्रोडक्ट रेट लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू के A का पावर X बाई एक्सपेरिमेंट। और बाई एक्सपेरिमेंट एनालिसिस बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग किए, 3 मेथड्स थे सारे, वहाँ से X का वैल्यू जैसा दिया रहता था इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से X का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। अच्छा, मोलकुलरिटी 1 होने का मतलब क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मोलकुलरिटी 1 का यूनिमोलकुलर, उसको क्या बोलेंगे, यूनिमोलकुलर। उसी तरह से दो प्रोडक्ट यदि A प्लस B गिव्स द प्रोडक्ट, यहाँ पर मोलकुलरिटी क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं रिएक्टेंट में, कितने मॉलिक्यूल, 1 2, तो मोलकुलरिटी 2 हो गया। ऑर्डर 2, इसको बाई मोलकुलर हम लोग बोलते थे। उसके बाद ट्राई मोलकुलर का कॉन्सेप्ट, जैसे A प्लस 2B गिव्स द प्रोडक्ट, यहाँ मोलकुलरिटी A का 1 मोल, B का 2 मोल, मोलकुलरिटी 3, ट्राई मोलकुलर, राइट। और ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, व्हाट इज योर ऑर्डर भी 3। एक्सेप्शन वाला याद रखिएगा, एक्सेस वाटर में दिया हुआ था वो लास्ट में 2 कराया था मैं, वहाँ पर मोलकुलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम नहीं थे, दोनों डिफरेंट थे, राइट। जैसे अनदर एग्जाम्पल, N2 3H2 gives NH3, राइट। अब यहाँ पर मोलकुलरिटी कितना आ गया, 4। तो जैसे ही 3 से क्रॉस करेगा तो क्या होगा रिएक्शन, ये अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि मोलकुलरिटी सिंगल स्टेप के लिए मैक्सिमम 3 है। उसका रीजन भी देखे थे भाई, तीनों का कॉलिजन, हेड टू हेड कॉलिजन करना वेरी टफ वर्क, ओरिएंटेशन वो सारा चीज़ें हम लोग देखे थे सिंगल स्टेप के लिए, राइट। 3 से ज़्यादा होने पर दैट इज वेरी टफ, इसलिए एलिमेंट्री रिएक्शन का मोलकुलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब कभी ये नहीं समझिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलकुलरिटी हमेशा 3 से ज़्यादा होगा, 3 से कम वाला भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है। ये डू नॉट अंडरस्टैंड के माइंड में सेट कर लेने का है कि 3 से नीचे जो होगा सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगा और 3 से ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। 3 से नीचे वाला भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का नाम 1 से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो ये यहाँ पर 4 आने का मतलब क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, नहीं उससे तब तो उसमें पूरा डिफरेंट ही कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो तो गिवन इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, जैसा इंफॉर्मेशन, क्योंकि रेट लॉ किसका लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, RDS स्टेप जिसको हम लोग ऑर्गेनिक में बार बार बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसका स्पीड सबसे कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा कि जितने रिएक्शन मैकेनिज्म जो 2-3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होंगे, सारे रिएक्शन इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री कहलाएंगे, एलिमेंट्री कहलाएंगे, राइट। अब उसमें क्या है, ये तो सारा सिंगल स्टेप की बातें हो गई, राइट बेटे। और जैसे ये पॉइंट ये भी ध्यान देने की बात है, जैसे H2 प्लस I2 उसका भी देख ले एक बार, जो एनसीईआरटी में दिया उसको कम से कम कवर अप कर ले हम लोग। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये सारे पहले भी किए हैं लगा पिछले में। यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, K
H2I2, राइट। यहाँ पर मोलकुलरिटी कितना हो जाएगा 2, मोलकुलरिटी 2, ऑर्डर भी 2, मोलकुलरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2, राइट। अब उसी तरह से मान लीजिए फॉर एग्जांपल A+2B गिव्स द प्रोडक्ट। यहाँ पर आपका मोलकुलरिटी M क्या हो गया 3, रेट ऑर्डर R इक्वल टू KAB², ऑर्डर 3, राइट बेटे। उसी तरह से जैसे दूसरा रिएक्शन जैसे 3A+3B गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पर M क्या वैल्यू 6, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का तो एक तो हो गया कोई कि भाई 3 से अबव होगा, 3 से कम वाला कभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म अभी पढ़ेंगे उसमें सारे, और उसमें क्या एक्चुअल चीज़ पूछेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चीज़ ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी किए थे, उसको जस्ट हम लोग रिवाइज कर लें क्योंकि इसकी अब जरूरत पड़ेगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। अब दैट इज ये लास्ट टॉपिक अपना इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स का। पूरी तरह से थ्योरी टाइप से लेक्चर्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से एक क्वेश्चन जब आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आसान ही आएगा। यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट मीन्स ये रिएक्शन मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगा, मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, this reaction is complete in several steps. This reaction is completed in several steps, right। दूसरा चीज पे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कभी भी मोलकुलरिटी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आपको उसमें पता ही नहीं चलेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मोलकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन cannot be defined, हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेट किसका लिखेंगे, ओवरऑल रेट। जैसे रेट इक्वेशन हमको लिखना रहेगा तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी का रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ यानी रेट जो लिखेंगे, आर का जो फॉर्मूला R = KAB जो भी दिया रहेगा वो किसका लिखेंगे, किस स्टेप का। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो सबसे स्लोएस्ट रहेगा वही पूरे रिएक्शन का आपका रेट लॉ कहलाएगा। यदि आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है और कहेगा कि आप इसका रेट लॉ लिखिए, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको देखना पड़ेगा कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप डिफाइन कैसे होगा, वो गिवन रहेगा, उसको देखेंगे कैसे पकड़ेंगे हम लोग, एनर्जी के टर्म में दिया रहेगा, राइट। तो ओवरऑल रेट यहाँ पे जो लिखते हैं, ओवरऑल रेट इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप जो होगा उसी से हमें स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट रहेगा वही ओवरऑल रेट लॉ का इक्वेशन आपका देगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
तो जो आपका 2-3 स्टेप में कंप्लीट होगा उसमें गिवन रहेगा इंफॉर्मेशन कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है, उसी का रेट लॉ लिखेंगे। अगर एनर्जी के फॉर्म में दिया रहेगा, हाँ तो बताएंगे एनर्जी अभी बताएंगे, डोंट वरी, वेट 5 मिनट्स वेट, एवरीथिंग क्लियर, राइट। उसके बाद चौथा, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो डेफिनेटली उसमें इंटरमीडिएट भी आएंगे, लेकिन रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट टर्म इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे ये समझ से परे का चीज़ है कि बीच में इंटरमीडिएट्स जो आएंगे, रेट लॉ जो लिखेंगे स्लोएस्ट स्टेप का, उसमें कभी भी इंटरमीडिएट को यूज नहीं करेंगे। यदि है भी तो उसको किसी तरह से रिप्लेस करेंगे, वो देखेंगे कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो देयर विल बी नो इंटरमीडिएट, देयर विल बी नो इंटरमीडिएट in complex reaction, no intermediate in complex reaction। जो स्लोएस्ट स्टेप आएगा यदि उसमें इंटरमीडिएट रहता भी है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। उसमें कभी भी रेट लॉ में इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए, राइट हैंड साइड में जो आपका रिएक्टेंट दिया हुआ एक्चुअल इक्वेशन का वही टर्म आना चाहिए सिर्फ, राइट बेटे। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर विल बी नो इंटरमीडिएट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अब जैसे थोड़ा सा आप इसको ये सारे कॉन्सेप्ट को जान। फर्स्ट पॉइंट क्या रहा, देयर दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप्स। सेकेंड पॉइंट, मोलकुलरिटी इसका डिफाइंड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, ओवरऑल रेट इक्वेशन जो लिखेंगे किसका लिखेंगे, स्लोएस्ट स्टेप का। फोर्थ पॉइंट, इंटरमीडिएट रेट लॉ में एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसी सारे पॉइंट्स को एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है, R gives the product, ठीक है, दैट इज गिवन कि ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डेफिनेटली 2-3 स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा होगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं दिया R gives ए क्या हो गया, इंटरमीडिएट, ए क्या हो गया, इंटरमीडिएट। फिर मैंने लिखा जिसका की स्पीड, इसका मैंने K1 मान लिया, रेट कांस्टेंट K1 मैंने एज्यूम कर लिया। ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1। फिर उसके बाद ए गिव्स इसका स्पीड रेट कांस्टेंट K2, दैट गिव्स B, दैट इज सेकेंड स्टेप, इसको एज्यूम कर लिया। स्टेप 2 में ये जा रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कोई C दिया हुआ है, सॉरी B, ये क्या है B, फिर अगेन इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद B मान लो दिया हुआ है, इसका स्पीड K3 है, दैट गिव्स P प्रोडक्ट। ध्यान देने के बाद क्या है कि आप अपने मन से ये लिख सकते हैं, ये सारे को यदि सम करने पे सारे कट के ये आना चाहिए। ये चेक करने का अपना तरीका है, ये स्टेप हम खुद से लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन अब जो रिएक्शन हो रहा है इंटरमीडिएट बन रहा है बाई एक्सपेरिमेंट, तो ये तो हमको जनरल ऐसे ले लिया ना, कुछ भी मान लिए ABCD, लाइक एक्चुअल केमिकल रिएक्शन में ऐसा होगा नहीं, वहाँ तो होगा नहीं। वहाँ तो भाई जो एक्चुअल बन रहा है, जो पूरे ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये तो मैं बता रहा, मान लिया कि A दिया इंटरमीडिएट एज्यूम कर लिया, B इंटरमीडिएट एज्यूम कर लिया, राइट। तो लेकिन जब फाइनल जो रिएक्शन जब लिखते हैं, ये स्टेप मान लेते हैं 3, स्टेप 3। आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, क्या भी ये सारे को यदि ऐड करेंगे तो ये देखो जो इंटरमीडिएट रहेंगे सारे के सारे कैंसिल, और फाइनली वही मेरा रिएक्शन मिलेगा जो गिवन है ऊपर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो था वही रहेगा। और इसका के ऐड हो जाएगा क्या? वो अब आप कल समझ रहे हैं उसको कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि भाई कैसे पकड़ेंगे किसका स्लोएस्ट रेट है, क्या इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिससे मुझे पकड़ में आएगा। तो पहले इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लें जो हम लोग सिंगल स्टेप के लिए एनर्जी वर्सेस कोऑर्डिनेट रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखे थे। इसका कैसा ग्राफ रहता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा क्या है रेट किससे डिसाइड होगा, एक्टिवेशन एनर्जी से। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसमें मैंने एनर्जी दिया, सबसे ज़्यादा एनर्जी दिया। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहने का मतलब कि व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि कोई भी रिएक्शन है जिसमें कि एनर्जी सबसे ज़्यादा दी है, यानी देरी से वो प्रोडक्ट बन रहा है, टेक्स टाइम। एक कोई रिएक्शन है, मान लीजिए फर्स्ट इसको एग्जांपल से देखते हैं ग्राफ से पहले। इसका मान लीजिए आप ग्राफ ड्रॉ किए तो कैसा ग्राफ होगा, पहले इसको अंडरस्टैंड करें, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलें। एनर्जी वर्सेस, इसी रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब क्या है, पहला स्टेप मेरा क्या है, आर गिव्स ए, आर गिव्स ए। तो क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है आर, यहाँ से एनर्जी इसको दिए और ये यहाँ पर ए बन गया। क्या होता है, रिएक्टेंट है, एनर्जी दिए, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट बना ए। ये क्या है, इंटरमीडिएट। ये क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये यहीं तक अभी आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब फर्दर क्या है, ए को फिर एनर्जी देकर बी बना रहे हैं। फिर अब इस रिएक्शन, इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप का दिस अमाउंट, इसको E1 दे देते हैं, स्टेप 1 है। तो उसी तरह से सेकेंड स्टेप के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइंड होगा, राइट। तो बी मान लेते हैं इस तरह से दिया हुआ, ये E2 और यहाँ पे क्या फी बना, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन क्या करते हैं, जो रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मिडिल स्टेज, जो जस्ट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन आपका कंप्लीट है। एनर्जी दिया, प्रोडक्ट बनना, इसके बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। आप सोचोगे सर एनर्जी नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि एवरीवन वांट्स स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी कम, पैसा कम, पर्स में कम रखिएगा तो टेंशन फ्री रहिएगा, राइट। वही चीज यहाँ भी है। अब यहाँ के बाद देखो एनर्जी डिक्रीज करने लगा। सिर्फ एनर्जी आपको रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देना है, ये पिक पे गया एंड ट्रांजिशन, जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। यहाँ पे इसके बाद तो अब कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। जिस तरह से फ्रिक्शन में हम लोग डिफाइन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही वो मोशन स्टार्ट कर दिया उसके बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसको कि हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। सेम लाइक दैट यहाँ भी क्या है, रिएक्शन कराने के लिए एक बार हमको एनर्जी देना है, एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा, एनर्जी डेफिनेटली कम हो जाएगा। प्रोसेस का एनर्जी तो कम रहेगा पहले वाले से। हाँ, ये हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अनसर्टेन, ये असर्टेन है, ये बाय एक्सपेरिमेंट है। जो भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, ग्राफ में कोई मैथमेटिक्स नहीं, ग्राफ से मैथमेटिक्स आएगा हमेशा। जितने भी मैथमेटिक्स डेवलप किए जाते हैं, ग्राफ को देखकर मैथमेटिक्स को डेवलप किया जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस पे ग्राफ को ड्रॉ किया जाएगा। कहीं भी जनरल भी जितने भी आप फिजिक्स हो, जहाँ भी पढ़ते हैं, जो भी मैथमेटिकल फार्मूला हो चाहे मैथ्स में हो, सारे चीज़ ग्राफ से ही आए हैं। ग्राफ को देख कर ऑब्जर्व करके उसके बाद मैथमेटिक्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है बेटे, तो सेकेंड स्टेप वाला क्या हो गया, इंटरमीडिएट ए है, इंटरमीडिएट ए एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया, ट्रांजिशन स्टेट आया सेकेंड स्टेप का, यहाँ पर फिर प्रोडक्ट बना बी।
ये कम बेसी हो सकता है, इसके लिए ये कैसे भी ग्राफ हो सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, थर्ड स्टेप, फ्री एनर्जी दिया गया, एक्टिवेशन एनर्जी, इसका भी ट्रांजिशन फेज जो भी आ गया T, और यहाँ पर मेरा फाइनल प्रोडक्ट P बन गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखो एलिमेंट्री में क्या था, आपका एक ही दिखाई दे रहा था, रिएक्टेंट एक ही था, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, यहाँ मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। जितने स्टेप में कंप्लीट होंगे हर का रेट कांस्टेंट अलग अलग, यानी जितना इसका रेट कांस्टेंट K1, सारे ये सारे क्या हैं, इंडिविजुअली एलिमेंट्री रिएक्शन है, इंडिविजुअली क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है मल्टी स्टेप में। अब ध्यान देने की बात है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को देखकर ही हम बताएंगे कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप होगा, कौन सा फास्ट स्टेप होगा। अब क्या है कॉन्सेप्ट कि एनर्जी ज्यादा देने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसका प्रोडक्ट देरी से बन रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अच्छा ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब टाइम लगेगा इसके मोशन में। कोई हल्का ऑब्जेक्ट है, कम फोर्स लगाए तुरंत मोशन स्टार्ट। तो जो ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब क्या होगा, उसका स्पीड बाई कम ही रहेगा ना, हैवी है ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो उसका क्या होगा, स्पीड आपका सबसे स्लोएस्ट होगा। यानी स्पीड कैसे डिसाइड हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी से। एक्टिवेशन एनर्जी जिसका कम होगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी ही डिसाइड कर रहा है कि किसका स्पीड ज्यादा और किसका कम होगा। यदि एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम है इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, फास्ट, सबसे ज्यादा फास्ट होगा, फास्टेस्ट। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और उसको प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे फ्रिक्शन का मैं दे रहा। आप इसको अच्छी तरह से और समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए पानी है बर्तन में, जो पानी देरी से खौलेगा उसको ज्यादा एनर्जी दे, खौलने का वो भी एक रिएक्शन ही हो रहा है ना, बॉयल होना, अंदर जो पार्टिकल्स टूट रहे हैं, फिर उसके बाद अपने कंट्रोली एनर्जी देना पड़ रहा है। तो देरी से पानी गर्म होने का मतलब कि उसको एनर्जी ज़्यादा देना, वो रिएक्शन देरी से होगा, टाइम भी लगता है। देखते हो कि सेम फ्लूइड है, डिफरेंट आप फ्लूइड लो सेम अमाउंट में, कोई जल्दी बॉयल होगा, कोई देरी से बॉयल होगा, यानी जो भी केमिकल प्रोसेस अंदर में हो रहा है, तो जल्दी जो होगा इसमें उसको एनर्जी कम देना पड़ेगा गैस, और जो देरी से बॉयल होगा उसको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, वो स्लो हो रहा। तो उसी तरह से यहाँ भी एक्टिवेशन एनर्जी जब मिनिमम होने के बाद रिएक्शन फास्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब, इसको और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। मैक्सिमम जब होगा एक्टिवेशन एनर्जी तो स्लोएस्ट स्टेट। आप देखो इसको बहुत एक अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। जैसे आप लोग मान लीजिए 4 फ्रेंड हैं, जो दौड़ने वाला ग्रुप बनता है ना चारों तरफ, कि 4 का टीम बनेगा और एक चक्कर काटेगा, फिर आगे उसको हैंड ओवर करेगा, फिर वो दूसरे वाले फ्रेंड को अपने, इस तरह का 4 का ग्रुप बनता है। आपकी टीम कब जीतेगी, जब चारों तेज दौड़ोगे। अच्छा, आपकी टीम का डिसाइड कैसे होगा कि आप जीते कि नहीं, यदि उसमें से कोई एक धीरे दौड़ने वाला है तो उसी पर डिसाइड होगा कि आपका स्पीड कितना है। फास्टे वाला से आप स्पीड डिसाइड नहीं कर सकते, जिसका स्पीड कम, जैसे आप उससे भी अच्छा चीज पहले, अब तो नहीं है, खाने के समय पहले टाइम में क्या होता था, सब लोग बैठ के खाना खाते थे, और तभी वो उठते थे जब सारे खाना खा लेंगे। आप तभी उठोगे जब तक सबसे धीरे धीरे खाने वाला रहेगा,
तो आपकी उठने का टाइम कब कब कैसे डिसाइड होगा? आपको देखना है सबसे पीछे कौन खाना खा रहा है, धीरे धीरे खाना खा रहा है, उसी से डिसाइड होगा कितने देर में आप उठोगे। तो क्या हम देख रहे हैं कि जो पूरे टीम का जो उठने का है भाई, नेक्स्ट बैच या नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट होगा, चाहे नेक्स्ट पंगल कब पड़ेगा खाने का, वो डिसाइड किस पे होगा? सब वेट करेंगे, उस खाना खा ले तभी तो उठेंगे, यानी उसका स्पीड सबसे स्लो है। टीम की जीत किस पे डिसाइड हो रही है? जो सबसे स्लो है उस पर डिसाइड हो रही है। उसी तरह से मान लीजिए कि मैं बताता हूँ, अपने मैकेनिकल ब्रांच में एक टीम थी अपनी फ्रेंड्स की। तो एग्ज़ाम जब चालू होता था तो एक मेरा फ्रेंड थे, उन लोग को हम लोग के ब्रांच से साथ में रूम में रहते थे। एक फ्रेंड था हम लोग का, वो कहे यार देखो एग्ज़ाम चल रहा, खाना मैं बना दूंगा, हमको 3 क्वेश्चन लेकिन दिखा देना। ठीक है, सेटिंग बैठती थी, रोल नंबर सबसे ब्रांच के टॉपर, अभी वो स्टील एसोसिएशन में अभी डायरेक्टर है वो मिनिस्ट्री लेवल पर, तो वो टॉप करता था। उसके पीछे उतारने वाले, अब पीछे के पीछे वो सारे डिसाइड क्या करेगा, आगे वाला कितना तेजी से लिख रहा। यदि वो धीरे धीरे लिखेगा, पीछे वाला का भी स्लो मोशन हो जाएगा। तो कॉपी छापने की भी टेंडेंसी डिपेंड करता है कि आगे वाला आपका कितना तेजी से छाप रहा। यदि वो धीरे धीरे छाप रहा है, आप भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे छापिएगा, राइट। तो वही बात यहाँ भी है कि रेट जो डिसाइड होगा केमिकल रिएक्शन का, कि स्लोएस्ट स्टेप किस कैसे डिसाइड होगा, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होगा इतने से स्लोएस्ट स्टेप है। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया आप सारे एग्जांपल से। तो इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को देखकर गिवन रहेगा, जिससे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगा। स्लोएस्ट लिया क्यों जाता है? क्या बेटे? स्लोएस्ट ही क्यों लेना? स्लोएस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब इसमें बाय एक्सपेरिमेंट, अब मान लीजिए रिएक्शन वेरी फास्ट हो रहा है, उसको कैसे एनालाइज कीजिएगा, क्या हो रहा है? यू डू नॉट एनालाइज। मान लीजिए कोई ट्रेन है, जितने हाई स्पीड से जाएगा, आप स्पीड उसका डिफाइन ही नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ये जितने एग्जाम्पल दिए सारे में टीम का विजय किस पर डिसाइड किया? स्लोएस्ट पे डिसाइड किया। फास्टेस्ट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, फास्टेस्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। सबसे तो देखा जाएगा भाई टीम कब जीतेगा, जब जो सबसे स्लो है उस पर डिसाइड कर रहा है। समझ में आ रहा बेटे? तो स्लोएस्ट ही हमेशा डिसाइड होगा कि टीम का विजय कैसे होगा। यदि उसका स्पीड तेज होगा तो जल्दी जीत जाएगा, यदि उसका स्पीड स्लो होगा तो टीम लेट से जीतेगा। सेम खाने वाला सिस्टम में वेट करते रहेंगे, अब बाबा उठेंगे, अब अरे और 2 पूरी ला भाई, गांव सब में अभी भी है, अरे बाबा को और 5 पूरी दो, बुनिया दो भाई। तो जब तक उठे, अच्छा आप उठ के भाग नहीं सकते। हाँ, अब नया जनरेशन का लड़का उठ के भाग गया वो अलग, लेकिन थोड़ा सिस्टम है उसको बना के रखते हैं। लोग जल्दी नहीं उठते, बच्चा लोग के लिए वेट किया है। बच्चा के लिए, बच्चा धीरे धीरे खाता है, तो क्या हुआ, उस धीरे पे ही तो डिसाइड हुआ। उसी तरह से यहाँ भी हुआ कि स्लोएस्ट स्टेप ही मेरे को रेट डिसाइड करेगा। ठीक है बेटे? और ये स्लोएस्ट कैसे डिसाइड होगा? एक्टिवेशन एनर्जी से। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ, उसका स्पीड, उसका वही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब ये सारी जो थ्योरी पर है, अब इसका यूज करें जो हमको काम का चीज़ है। ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं इसी पर्पज से। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे बता दो ये सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, अब जैसे कहेगा फाइंड द ऑर्डर एंड रेट लॉ। क्या दिया हुआ है? कोई रिएक्शन दिया हुआ, जैसे मान लीजिए 2A + 3B gives
A2B3 ठीक है। ऐसे भी यहाँ 3 to 5 मोलिकुलरिटी हो गया, 5 डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म दैट इज गिवन, जैसे A+B gives AB, again AB plus B gives AB2, AB2 plus A plus B that gives A2B3। इसका स्पीड K1, K2, K3 लाइक दैट। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 दिया हुआ है। स्टेप 1 दिया हुआ स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट स्टेप। ये दिया हुआ फास्टेस्ट, ये भी दिया हुआ फास्टेस्ट, ठीक है राइट बेटे। अब आपसे कहता है फाइंड द रेट लॉ, रेट लॉ निकालना है। रेट लॉ, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, किस पर डिसाइड होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट किस पर डिसाइड होगा, जो स्लोएस्ट है। दैट इज गिवन कि पहला लाइन रिएक्शन मेरा स्लोएस्ट है। उस ये सारे क्या है, इंडिविजुअली क्या है, सिंगल स्टेप में है, जिसका कि हम जानते हैं रेट लॉ कैसे लिखना है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन ही ओवरऑल मेरा रेट लॉ, मोलिकुलरिटी हो चाहे ऑर्डर हो, रेट सारा उसी से लिखाएगा। तो इसका हम लोग फर्स्ट स्टेप का लिखें, रेट लॉ। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K A, सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो स्टोइकोमेट्री रहेगा वही उसका पावर हो जाएगा रिएक्टेंट का। अच्छा, अब चलो रेट लॉ तो लिख दिए। यहाँ समस्या नहीं है क्योंकि कोई इंटरमीडिएट यहाँ आया नहीं। यदि यही स्टेप मैं इसको बोल देता स्लोएस्ट स्टेप, आपकी समस्या खराब हो जाती। यदि सेकेंड वाले को स्लोएस्ट बोल देता तो आप क्या लिखते, के यहाँ K1 दे दे, K2 AB B, AB तो है ही नहीं रिएक्शन, उसको अगला वाला प्रॉब्लम में करेंगे, अभी बस जस्ट अलर्ट किया राइट। तो यहाँ तो वो सारी समस्या आया नहीं, ठीक है। रेट लॉ लिख दिए, मोलिकुलरिटी 2 हो गया, M इक्वल टू 2, ऑर्डर 2 हो गया, रेट कांस्टेंट K1, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आया। जस्ट सीखे कि कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ और कैसे सारा चीज मोलिकुलरिटी, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें हम लोग, यदि इंटरमीडिएट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जैसे इस सेकेंड स्टेप को ही मैं दे दूं, सेकेंड स्टेप को, इसी को प्रॉब्लम को यदि मैं चेंज कर दूं, सेम प्रॉब्लम को, सेकेंड वाला को मैंने दे दिया स्लोएस्ट स्टेप, ये फास्टेस्ट, ये भी फास्ट, ठीक। अब क्या कीजिएगा, अब आपको यही सेम क्वेश्चन करता है, राइट द रेट लॉ, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर, सारे चीज आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। आप स्लोएस्ट स्टेप पे यही है, सेकेंड वाला स्टेप 2, तो पहले तो रेट लिख लें जो इक्वेशन। तो रेट क्या हो गया आपका, K2 AB B, AB क्या है, इंटरमीडिएट। हम जानते हैं कि रेट लॉ में इंटरमीडिएट को नहीं लिखना है, लास्ट पॉइंट यही था अपना कि रेट लॉ जो लिखेंगे उसमें इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अब क्या करेंगे, AB को कैसे हटाएंगे, तो जो स्टेप्स दिया है उसमें अब देखेंगे कि AB कहाँ पर है, किस रिएक्शन में है। स्टेप 1 में है AB,
ठीक है। इस ए बी को यहाँ से किसी तरह से ये इस टर्म में लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर टोटली आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या है, ये दिया रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे प्रॉब्लम में दिया रहेगा जब इस तरह का सिचुएशन से आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनल अपना टारगेट क्या है, ए बी को अब रिमूव करने का। अब ए बी देखिए कि स्टेप 1 में है। स्टेप 1 का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम। कैसे लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम दैट विल बी, के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, कुछ याद आ रहा है, हाउ टू राइट रिवर्सिबल, जब आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर में रिएक्टेंट लिखेंगे प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में रिएक्टेंट की प्रोडक्ट क्या जाएगा, जल्दी 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 जल्दी, रिएक्टेंट में न्यूमरेटर में क्या जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई। अच्छा, के इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एक रेशियो है, के इक्विलिब्रियम है क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रेशियो है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम जब लिखना है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, जो भी हो प्रोडक्ट फॉर्म में दो रहेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। के इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या, एक रेशियो है। किस तरह का रेशियो है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स का रेट कांस्टेंट। यहाँ पर जैसे K1 K2 K3 मान लेते हैं, रिवर्स का K4 दिया हुआ है, दैट इज गिवन, K4 दैट इज गिवन रिवर्स, जब रिएक्शन होगा रिवर्सिबल होगा तो उसका रेट कांस्टेंट K4 है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, K1 डिवाइडेड बाई K4 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। यहाँ से ए बी आ जाएगा ए बी के फॉर्म में। व्हाट इज ए बी, ए बी इक्वल टू वी राइट K1 अपॉन K2 ए बी। हमें यही रिक्वायरमेंट था, ए बी है रिएक्टेंट। अब इसको यहां पर रिप्लेस कर देंगे। अब फाइनल मेरा क्या हो गया इक्वेशन, रेट इक्वल टू K2 के जगह पर रखते हैं इसको, पहले से ये K4 है ना, K1 अपॉन K4। तो ये K2 तो है ही, ए बी की जगह पे आ गया K1 डिवाइडेड बाई K4 और ए बी और पहले से बी है, K1 K2 डिवाइडेड बाई K4 ए बी स्क्वायर आ गया। इसको क्या बोलेंगे, के इफेक्टिव। अब मेरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K1 K2 डिवाइडेड बाई K4। रिएक्शन का ओवरऑल पूछेगा इसी में, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो K1 K2 डिवाइडेड बाई K4। इसी को के इफेक्टिव बोल देते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। ध्यान देने के बाद क्या है, मोलकुलरिटी तो 2 ही रहेगा, उसमें तो कोई शक नहीं। मोलकुलरिटी तो यहां से डिसाइड होगा ना, मोलकुलरिटी तो 2 ही रहेगा। ऑर्डर क्या हो गया, 3, 1 + 2 3। रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K1 K2 डिवाइडेड बाई K4। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम मोलकुलरिटी डिफाइन करना हो या रेट लॉ लिखना हो, ऑर्डर लिखना हो, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है जो कि आसान है। राइट बेटे, समझ में आया ये। उसी तरह से एक और अनदर एग्जांपल कर लें, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
O3 gives O2, 3 3 दूनी 6। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है। फर्स्ट वन O3 gives रेट कांस्टेंट K1, O2 प्लस O इंटरमीडिएट दे दिया, राइट। O प्लस O3 gives O2, कितने हैं? 2, 1 2 यहाँ, इधर ये भी 2 कंप्लीट, ये कैंसिल। ये ध्यान देना, लिखते समय इंटरमीडिएट कैंसिल होना चाहिए, जो यहाँ से सम करने पे आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट को सम करने पे आ जाना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है, ये इसका स्पीड K2 ये दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। K3 इसको दे देते हैं नाम। और यहाँ पर दिस वन इज स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप कहने का मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। आपसे वही सेम चीज, सारा चीज पूछेगा। फाइंड दी रेट लॉ, राइट दी रेट लॉ एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलरिटी, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, ये सारी चीजें निकालने के लिए क्या देगा। तो रेट लॉ किसका लिखेंगे? स्लोएस्ट स्टेप का, पहले लिख दें आर टी रेट K2 O3। अब वो यहाँ पे क्या है? इंटरमीडिएट, जिसकी कोई जरूरत नहीं, हम क्या पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो रेट लॉ लिखेंगे उसमें इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। तो इंटरमीडिएट का रिप्लेसमेंट ऊपर से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, के इक्विलिब्रियम O2 O डिवाइडेड बाई O3, राइट। के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? दिया हुआ K1 K3 फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई रिवर्स K1 अपॉन K3। निकालना क्या है? O वहां से निकाल लेते हैं। O का क्या हो गया? K1 डिवाइडेड बाई K3, O3 डिवाइडेड बाई O2 आ गया। आप इसको इस जगह पर रिप्लेस कर दें, K2 K1 डिवाइडेड बाई K3, O की जगह पे आ गया अपना O3 डिवाइडेड बाई O2। ये क्या है? K इफेक्टिव। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा अभी, O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2। रेट लॉ में सिर्फ परहेज किससे है? इंटरमीडिएट से है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में परहेज किससे है? सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है। ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट भी आ रहा है O2, राइट। अब यहाँ पर आपसे अब पूछेगा तो व्हाट इज दी ऑर्डर? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 - 1। इसको O2 को ऊपर लेके चले जाइए, -1 आ जाएगा। तो ऑर्डर हो गया इस रिएक्शन का 1। K इफेक्टिव K2 K1 डिवाइडेड बाई K3 लिख देंगे। मॉलिक्यूलरिटी देखें, स्लोएस्ट स्टेप है तो 2 ही डालेंगे, राइट। तो इस रिएक्शन में से के जो रेट आ रहा है, तो हम कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि रेट लॉ जो है एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों रह सकते हैं। जनरली हम लोग 91 ये ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में 2, नीचे में 1 है ना, तो O3 और O2 है ना, उससे क्या मतलब है? रेट लॉ में एक्सप्रेशन में आ रहा है ना, यही तो चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रिएक्टेंट ही रहे, प्रोडक्ट भी आ सकता है।
सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, उसी से है परहेज। जैसे शुगर वालों को चीनी नहीं खाना है, उसी से परहेज है। बाकी कुछ भी खा लीजिए, आपको चीनी का सेवन नहीं करना, मीठा चीज़ का सेवन नहीं करना है। सेम यहाँ भी रिएक्शन में भी है, सिर्फ इंटरमीडिएट से परहेज किया, बाकी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकता है डेट लॉ एक्सप्रेशन। इस तरह से अपना टोटल लेक्चर कंप्लीट हो गया केमिकल काइनेटिक्स का, और आप उसमें फुल स्कोरिंग करने की कोशिश कीजिए। चाहे ज़्यादा प्रॉब्लम भी ज़्यादा इसके टफ नहीं है, आसानी से। नेक्स्ट अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, राइट बेटे? ठीक है।